हाय फ्रेंड्स, आइए इलेक्ट्रिसिटी के फुल चैप्टर को रिवाइज करते हैं। इस क्विज में हम इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और मैं आपको एकदम सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा दूंगा जिससे आपके लिए ये क्वेश्चंस एकदम आसान बन जाएंगे। तो चलिए अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिए और इस क्विज को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट हमारे वेबसाइट manochaacademy.com और हमारे एंड्रॉयड ऐप को जरूर चेक करिए। यहां आपको फुल कोर्सेज मिल जाएंगे ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड कंप्यूटर कोडिंग। लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है मनोचा अकेडमी। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। When the switch is in the off position, it is called electric circuit या open circuit या closed circuit या none of these। तो आपको क्या लगता है? तो याद रखें, open circuit मतलब स्विच ऑफ है, तो open circuit मतलब ऑफ, क्योंकि तब कोई करंट फ्लो नहीं करता है। और जब हम क्लोज सर्किट हम कब कहते हैं? जब स्विच ऑन होता है, जब ऑन पोजीशन में होता है तब हम उसे कहते हैं क्लोज सर्किट और करंट फ्लो कर सकता है। तो याद रखें, ऑफ यानी कि ओपन सर्किट, ऑन मतलब क्लोज सर्किट। तो यहां स्विच ऑफ पोजीशन में है तो करेक्ट आंसर होगा ओपन सर्किट। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ द वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम ऑफ चार्ज इज 20 जूल्स। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और हमें क्या दिया हुआ है? दैट बिटवीन द 2 पॉइंट्स वर्क डन 20 जूल्स है। तो जब हम इस चार्ज को मूव करते हैं, वर्क डन इज 20 जूल्स। और कितने चार्ज को हम मूव कर रहे हैं? 5 कूलम। ये C यानी कि कूलम, और चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल Q, तो चार्ज इज 5 कूलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अपना डेटा को इस तरह लिख दें, और सारे ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज करके। सो V फॉर वोल्टेज, W फॉर वर्क और Q फॉर चार्ज। तो अब आप सोचें कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला आपके V, W और Q यानी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क और चार्ज को कनेक्ट करता है? दैट्स राइट, फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी W डिवाइडेड बाय Q। सो याद रखें, V इक्वल्स W बाय Q। बस अब बहुत सिंपल है, आप सब नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करिए यहां पर, और आप देख रहे हैं कि सब कुछ SI यूनिट्स में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकालिए। तो वर्क है 20 जूल्स, चार्ज है 5 कूलम, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकलता है 20/5 4। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? दैट्स राइट, वोल्ट्स। यहां भी सिंबल कैपिटल V है। सो हमारा फाइनल आंसर है 4 वोल्ट्स। तो देखिए कितना आसान है। अगर आप अपने सिंबल्स क्लियरली लिख लें, डेटा को ध्यान से कॉपी करिए, क्वेश्चन से फॉर्मूला लिखिए, सब्स्टिट्यूट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है? जो बिल के लिए यूज होती है। तो जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल घर पे आता है और आपको बिल भरना पड़ता है, तब आप ध्यान से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है वहां पे। ऐसा कुछ लिखा होगा, यूनिट्स कंज्यूम्ड इज 400 या 400 यूनिट्स कंज्यूम्ड। बट यहां पर यूनिट नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूनिट उसका कॉमन नेम है जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को कॉमनली यूनिट कहा जाता है और यह है हमारा करेक्ट आंसर। किलोवाट तो हो नहीं सकता, क्योंकि किलोवाट यानी कि 1000 वाट, वो एक यूनिट ऑफ पावर है। यहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं।
जूल एक ऐसा यूनिट है बट यूज नहीं होता है क्योंकि जूल एक बहुत छोटा यूनिट है। तो अगर आप अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन मेजर करने लगे जूल में तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जूल आ जाएंगे और अगर वो बिल पे लिखा होगा तो आप घबरा जाएंगे। तो जूल यूज नहीं होता है। वॉट आवर भी छोटा यूनिट है, किलो वॉट आवर एक बड़ा यूनिट है। तो चलिए किलो वॉट आवर को समझते हैं। मैं आपके लिए एकदम आसान बना देता हूं। 1 किलो वॉट आवर कितना होता है? आप इमेजिन करिए आपके घर पे या एक ऑफिस में 1 किलोवाट का एसी लगा हुआ है। तो सपोज एक एसी है जिसकी पावर है 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट और आप उसको 1 घंटे के लिए यूज करते हैं। तो उस एसी ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? याद है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? या आप पावर का फॉर्मूला याद करें। पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखते हैं हमारा 1 किलोवाट एसी 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज करता है। एनर्जी होगी 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। और अगर हम इसको समझना चाहते हैं, इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आवर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? वेरी गुड, सेकेंड्स। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो बस आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 36 और 1 2 3 4 5 जीरोस। और वॉट क्या होता है? वॉट इज जूल बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। तो देखिए हमारा कन्वर्जन हो गया कि 1 किलोवाट आवर is 3.6 multiplied by 10 to the power 6 जूल। तो ये किलोवाट आवर ही हमारा कमर्शियल यूनिट है और जैसे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा यूनिट है। ये करीब 3.6 मिलियन जूल है। इसलिए ये कमर्शियल बिल के लिए यूज होता है क्योंकि आपके घर में या ऑफिसेज में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो हम इस बड़े यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पॉपुलर होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ इज गिवन फॉर 2 रेजिस्टर्स ए एंड बी। एक रेड कलर में ग्राफ दिखाई है और दूसरी ब्लू कलर में। आपको बताना है विच रेजिस्टर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो ग्राफ क्वेश्चंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पहले आप ग्राफ को ध्यान से देखिए और देखिए कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में आपको क्या दिया है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज प्लॉट की गई है और एक्स एक्सिस में करंट प्लॉट किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट्स, इसलिए वी लिखा है, और करंट का यूनिट है एम्पियर, इसलिए कैपिटल ए लिखा है। और ये 2 रेजिस्टर्स हैं ए एंड बी। रेजिस्टर्स यानी कि रेजिस्टेंसेस। तो यहां पे हमें बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? आपको ओम्स लॉ याद है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ के अनुसार रेजिस्टेंस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। V इक्वल टू आई आर। तो वहां से हमें मिलता है रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज बाय करंट या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें देखना है कि हमको रेजिस्टेंस ग्राफ से कैसे मिलेगा, और इस ग्राफ में हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है। तो अगर आप y बाय एक्स लेते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, तो y बाय एक्स को ग्राफ में क्या कहते हैं? वेरी गुड, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो याद रखें स्लोप ऑफ द ग्राफ हमेशा y एक्सिस बाय x एक्सिस होती है। तो y बाय एक्स, और क्योंकि इस ग्राफ में वोल्टेज है y पे और करंट है x पे, तो हम लिखेंगे v बाय आई। और ओम्स लॉ के हिसाब से v बाय आई क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालेंगे तो हमको डायरेक्टली रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब बहुत आसान है, आपको स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहां कोई वैल्यूज भी नहीं दी गई हैं। आपको जस्ट बताना है कि कौन से ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। और स्लोप यानी कि आप उसे सोच सकते हैं कि स्लोप ऑफ द हिल की तरह। तो क्लियरली अगर आप इन दोनों को हिल या माउंटेन की तरह समझें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए का स्लोप ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से। तो ए का स्लोप बी से ज्यादा है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई?
ऑब्वियसली ए की रेजिस्टेंस। तो यहां करेक्ट आंसर है हु विल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस? द आंसर इज ए, बिकॉज स्लोप इज मोर। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ध्यान रखें कि तो y और x एक्सिस में क्या दिया गया है और उसके हिसाब से आप स्लोप निकालें और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। यहां पर अगर करंट y एक्सिस पे होता और पोटेंशियल डिफरेंस x एक्सिस पे, तब आपको निकालना होता रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, तब b की रेजिस्टेंस ज्यादा होती। बट यहां पे सिंपल था क्योंकि वोल्टेज y पे और करंट x पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज ट्रिपल्ड व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर? तो यानी कि अगर आप एक वायर लें और उसकी लेंथ अब हम ट्रिपल कर दें, यहां पर स्ट्रेचिंग के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम सिंपली लेंथ को ट्रिपल करेंगे लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखेंगे। तो विजुलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपकी एक कॉपर वायर है ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, अब आप उस वायर की लेंथ को ट्रिपल करते हैं, ट्रिपल यानी कि 3 टाइम्स, तो आपकी वायर की लेंथ बन जाती है 3 गुना। तो एक बहुत लंबी वायर आपकी हो जाएगी। यहां पर मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहा हूं, तो वायर की लेंथ है 3L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम सेम रखते हैं। और यहां पूछा है व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद हो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप R इक्वल टू रो L बाय A, तो यहां पर R रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R और रो रेजिस्टिविटी। तो आपको क्या लगता है जब वायर की लेंथ ट्रिपल की जाए रेजिस्टिविटी यानी कि रो का क्या चेंज होएगा? द आंसर इज नो चेंज, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज नो चेंज, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वो उसके शेप पे नहीं डिपेंड करती। लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जरूर चेंज होएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में आंसर है नो चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यहां पे रेजिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं की गई है, रेजिस्टिविटी। सो द आंसर विल बी नो चेंज। तो यहां पर हमें एक्चुअली डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप डायरेक्टली पढ़ लेते रेजिस्टिविटी तो आप समझ जाते यहां आंसर होगा नो चेंज। 4 resistances of 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm are connected in parallel. What is the equivalent resistance? और यहां पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ओवरऑल, फाइनल, टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले अगर आप सवाल पढ़ेंगे आप देखेंगे 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में दी गई हैं, तो शायद आप पैरेलल रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला सोच रहे हैं। तो चलिए फॉर्मूला को देखते हैं। तो ओवरऑल पैरेलल रेजिस्टेंस होता है 1 बाय RP इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, क्योंकि यहाँ 4 रेजिस्टेंसेस दी गई हैं। और अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन हो जाएगी 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 1000। तो आप इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये करना चाहिए? नहीं। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है कि अगर आप कुछ रेजिस्टेंसेस अगर लेते हैं और उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तब ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होती है? तो एक सिंपल रूल है कि अगर सीरीज कनेक्शन बनाएं तो फाइनल ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस से बड़ी होती है। तो अगर आप ये 4 रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी होती? वो 1000 ओम, क्योंकि 1000 ओम या मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, उससे ज्यादा होती। तो हम ऐसा रिलेशन बता सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप जानते हैं सीरीज रेजिस्टेंसेज में आपको सिंपली सारे रेजिस्टर्स ऐड अप करने हैं। सो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000। सो ऑब्वियसली ओवरऑल रेजिस्टेंस मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? अगर आप पैरेलल कनेक्शन की हम बात करते हैं तो ओवरऑल पैरेलल रेजिस्टेंस RP is less than the minimum
यानी कि जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है पैरेलल रेजिस्टेंस ओवरऑल उससे भी कम होगी। तो यहां पर सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि ओवरऑल पैरेलल विल बी लेस देन 1 ओम। और अगर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होता तो ओवरऑल सीरीज रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1000 ओम इस एग्जाम्पल के लिए। तो यहां पर देखिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में खाली रेंज बताई है। अगर आपको फाइनल एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए जो इन शॉर्ट है कि ओवरऑल सीरीज रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड ओवरऑल पैरेलल रेजिस्टेंस इज लेसर देन द मिनिमम। मिनिमम से छोटा होता है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आंसर बन जाएगा हमारा? यहां आंसर हो जाएगा लेस देन 1 ओम बिना किसी कैलकुलेशन किए। तो आप ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स चेक करने के लिए। अगर आपने कुछ कैलकुलेशन की होती तो आपका आंसर 1 ओम से कम आना चाहिए, और अगर कोई सीरीज बेस्ड सम है तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। और यहां पे आप देख सक रहे हैं एक इंटरेस्टिंग ट्रायंगल दिया हुआ है ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस, यानी कि 3 रेजिस्टर्स यहां पर हैं और हमें इक्विवेलेंट मतलब ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी फाइंड करना है। तो बिटवीन बी एंड सी, तो कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि बी और सी के बीच में एक 2 ओम रेजिस्टर है, तो आंसर है 2 ओम्स। इज दैट करेक्ट? नो, क्योंकि यहां पर एक और पाथ भी है। तो इसको हम कैसे विजुलाइज करें? एक बहुत सिंपल ट्रिक है। जहां पे भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, लेट्स से बिटवीन बी एंड सी, यहां पर कोई बैटरी तो या सेल दिया नहीं हुआ है, तो आप ऐसा करिए एक सेल कनेक्ट कर दीजिए बिटवीन द 2 पॉइंट्स जहां पर आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहां पर हम बी और सी के बीच में एक सेल डाल देते हैं जिससे हमारा विजुअलाइजेशन ईजी हो जाए। हमने सेल क्यों डाला है? क्योंकि सेल के कारण करंट होगा, तो उससे हम करंट का फ्लो डिटरमिन कर पाएंगे और जान पाएंगे कि ये रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज या पैरेलल। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर आप करंट को मार्क करिए। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मेन करंट फ्लो होगा, जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं। और जब ये करंट यहां बी तक पहुंचेगा तो ध्यान से देखें तब क्या होगा करंट को। अब करंट के लिए 2 पाथ्स हैं, 2 वायर हैं, तो ये करंट स्प्लिट हो जाएगा। तो ये करंट स्प्लिट होएगा, टूटेगा, ब्रेक करेगा इनटू 2 पार्ट्स, I1 और I2। तो ध्यान से देखें मेन करंट यहां पर स्प्लिट होता है और फिर ये I1 की तरह फ्लो करता है और ये कंटिन्यूअस वायर है, तो यहां पर I1 और यहां पे भी I1 फ्लो करेगा और ये I2 यहां C तक पहुंच जाएगा। तो जब I1 और I2 C पे पहुंचेंगे तब फाइनल करंट कितना होगा? I1 और I2 ऐड करके हमको मिल जाता है फाइनल करंट, दोबारा I हो जाएगा मेन करंट। तो अब आपने क्लियरली करंट मार्क कर दिए हैं, इससे आपको बहुत सिंपल लगेगा कि रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल में है। तो अब ध्यान से आप देखकर मुझे बताइए डायग्राम में यहां पर क्या हो रहा है। तो अगर आप करंट को फॉलो करें तो ये I1 इन दोनों के थ्रू फ्लो कर रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। तो हम जानते हैं जब सेम करंट फ्लो करता है बिटवीन 2 रेजिस्टर्स, वो रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज स्प्लिट होती है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में करंट स्प्लिट होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है, राइट। तो यहां पर ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में है और ये पैरेलल में है क्योंकि यहां पर करंट स्प्लिट हुआ है। तो अगर हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करें, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपके ये 2 रेजिस्टर्स सीरीज में हैं, तो मैं उनको एक साथ डाल देता हूं और ये जो तीसरा रेजिस्टर है उसको इन दोनों के पैरेलल में डाल देता हूं। तो ये है हमारा पॉइंट बी, यहां से निकल रहा है सी और ये बीच में है ए, और ये तीनों रेजिस्टर्स 2 ओम्स हैं। तो देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर दिया है और आप इसे ज़रूर ऐसे ड्रॉ करें ताकि आपके माइंड में भी सिंप्लीफाई हो जाए और आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे।
तो यहां पर देखिए मेन करंट I था और ये स्प्लिट हुआ है इनटू I1 और I2 और फिर ये एक साथ ज्वाइन करके फिर I की तरह निकल जाता है। तो अब आप इस सर्किट को देखिए तो कितना आसान है। तो हम कैसे ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप इजीली कोलैप्स या कंबाइन कर सकते हैं, पहले आप वो कीजिए। तो ये दो तो हम इमीडिएटली नहीं कंबाइन कर सकते क्योंकि यहां एक सीरीज भी है। तो पहले क्या इजी कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है? R1 प्लस R2, आप सिर्फ ऐड करते जाइए। तो इन दोनों का ओवरऑल बन जाएगा 4 ओम्स। तो हमारा ये सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा, ये दो रेजिस्टर्स ऐड अप होके 4 ओम बन जाते हैं क्योंकि सीरीज में है और वो एक 2 ओम रेजिस्टर के साथ पैरेलल में रहेंगे। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गई? पैरेलल ऑफ 4 एंड 2 ओम्स। अब आप पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। याद रखिए कि 1 बाय पैरेलल रेजिस्टेंस है, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। सो 1 बाय आरपी इज 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4 है, तो ये हो गया 1 प्लस 2, तो हमें मिल रहा है 3 बाय 4। तो क्या फाइनल आंसर 3 बाय 4 ओम है? नहीं, ध्यान से देखिए, ये रेसिप्रोकल ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। देयरफॉर आरपी इज 4 बाय 3 यानी कि 1.33 ओम्स। यहां पर यूनिट लिखना ना भूलें, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो ओम जरूर लिखें। और यूजुअली फिजिक्स में हम आंसर को फ्रैक्शन की तरह नहीं छोड़ते हैं, तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लीजिए। तो 4 बाय 3 1.333 होता है, तो हमने लिख दिया 1.33 ओम्स। तो ये अगर आप इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉलो करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखें, अगर सेल नहीं दिया हुआ है तो एक फेक सेल बना दें, और अगर आपको स्कूल में ऐसे दिखाना मना किया हुआ है तो आप रफ में बना के इरेज कर दें, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, या रफ वर्क में कर लें। तो इस सब करंट फ्लो से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में है। तो उसका सिंप्लीफाइड सर्किट्स बना लें फटाफट, और उससे आपका आंसर चुटकी में निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। यानी कि इस 4 ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके दोनों एंड्स पे अगर हम मेजर करें, या अगर आप एक वोल्ट मीटर यहां डालें, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमें वो निकालना है। तो यहां हम कैसे निकालेंगे? यहां पर एक बैटरी है जहां 2 सेल्स हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स है। तो क्या 4 ओम का भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स होगा? आंसर है नो, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि सिर्फ 4 ओम रेजिस्टर नहीं है, यहां पर एक 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में है। तो ये 12 वोल्ट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इन दोनों रेजिस्टर्स यानी कि इन दोनों सीरीज पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज स्प्लिट हो जाती है। तो डेफिनेटली 4 ओम को 12 वोल्ट से कम मिलेगा। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, हम उसे कैसे निकालें? आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ पूरे सर्किट पर काम करता है अगर आप ओवरऑल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, या वो हर एक रेजिस्टर पर भी काम करता है। तो अगर आप ओम्स लॉ लिखें, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, यानी कि अगर आप ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल करंट, मेन करंट लें, तो आपकी वोल्टेज है V इक्वल टू IR। लेकिन ये हर एक रेजिस्टर पर भी काम करता है। तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस, हम इसको डिनोट करते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इस रेजिस्टर R1 के लिए भी ओम्स लॉ काम करेगा, जहां V1 इक्वल टू I1 R1, यानी कि अगर आप उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए और उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट। तो V1 इक्वल टू I1 R1, सिमिलरली V2 इक्वल टू I2 R2 इसकी वोल्टेज, और V3 अगर आप इसकी वोल्टेज निकालना चाहें इक्वल टू I3 R3, करंट इन दैट रेजिस्टर, और उससे आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए, इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है, R1 इज गिवन 4 ओम्स, लेकिन प्रॉब्लम है हमें यहां पर करंट नहीं पता है। ये करंट कितना है, I1 कितना है यहां पे। तो आप ध्यान से सोचें कि इस करंट को कैसे निकालेंगे। तो इस करंट को निकालने का एक सिंपल तरीका है,
क्योंकि ये करंट जो फ्लो करता है, मेन करंट आई इस 4 ओम के थ्रू फ्लो करेगा और फिर यहां जाकर वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू I2 एंड I3। तो यहां आप देख सक रहे हैं कि I1 यानी कि R1 का करंट मेन करंट ही है, तो हमें एक्चुअली निकालना है मेन करंट। तो मेन करंट निकालने का क्या सिंपल तरीका है? सिंपल तरीका है, आपको वोल्टेज पता है तो इन सारे रेजिस्टेंसेस को एक बना दीजिए, कोलैप्स कर दीजिए, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए और तब अगर आप V बाय R करेंगे, R ओवरऑल, तो आपको मेन करंट मिल जाएगा। तो चलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट की फाइंड करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, पहले आप देखिए आप किन चीज़ों को इजीली कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और फिर उसे सीरीज में ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस का ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। 1 बाय R पैरेलल इज 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये दोनों साफ पैरेलल में हैं, आपको दिख रहा है। तो यानी कि ये बन जाएगा 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। तो यहां पर आप LCM ले लीजिए, 6 और ये हो गया आपका 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाय 6। तो ये बन जाता है 1 बाय 2। तो इसकी ओवरऑल पैरेलल रेजिस्टेंस हो गई रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय 2, यानी कि R पैरेलल इज 2 ओम्स। तो पूरे सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हुई? बहुत सिंपल है, ये दोनों पार्ट सीरीज में है, इसका हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम्स प्लस 4 ओम्स। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस इज 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 ओम्स। सो दैट्स ग्रेट, हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल गई है। अब हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं। तो चलिए करंट को निकालते हैं। तो ये पूरा सर्किट अगर आप विजुलाइज करें कुछ ऐसे बन गया है। यहाँ पर 12 वोल्ट्स है, मैं 2 सेल्स नहीं बना रहा हूँ, मैंने सिंपल एक सेल बना दिया है और यहाँ पर एक ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स है और यहाँ से हमें मिल जाएगा मेन करंट। तो मेन करंट के लिए दोबारा ओम्स लॉ यूज करिए, V इक्वल टू आई आर या फिर I इक्वल टू V बाय R। तो मेन करंट हमारा बन जाता है 12 बाय 6, 2 एम्पियर। तो हमें मेन करंट यहां पर पता चल गया है, I इक्वल टू 2 एम्पियर और वो ही करंट 4 ओम के थ्रू फ्लो करेगा। यही है हमारा I1। तो ये था हमारा R1 और यही है हमारा I1। तो हमारी R1 की वोल्टेज बन जाती है V1 इक्वल टू I1 R1 ओम्स लॉ को यूज करके, और I1 इज इक्वल टू I विच इज 2 एम्पियर। तो ये 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 4 ओम्स। तो ये बन जाता है हमारा 8 वोल्ट्स। तो देखिए हमें आंसर कितना इजीली मिल गया ओम्स लॉ को यूज करके। और यहां पर आप जरूर लिखें यूजिंग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ ओवरऑल सर्किट पे भी काम करता है और हर एक रेजिस्टेंस पर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप यूज कर सकते हैं V इक्वल टू आई आर या V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2, V3 इक्वल टू I3 R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने आसानी से ओम्स लॉ को अप्लाई किया और हमें अपनी वोल्टेज मिल गई। और जैसे आप देख रहे हैं ये वोल्टेज मेन वोल्टेज से कम है, तो इसको अगर 8 वोल्ट्स मिला, 8 वोल्ट, तो इस पैरेलल पार्ट को मिल जाता है 12 माइनस 8 यानी कि 4 वोल्ट्स। तो इसकी भी आप वोल्टेज निकाल सकते हैं और अगर आपको इसकी वोल्टेज मिल गई, इसका इंडिविजुअल करंट भी निकल आएगा V बाय R को यूज करके। तो देखिए ओम्स लॉ यूज करके और ये कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन कितना आसान बन गया। अगला सवाल, अ बल्ब इज रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट्स, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। फिर से आप जब ये क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से डेटा यानी कि जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं आप उसे नोट करें और सिंबल्स क्लियरली लिखें। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 100 वॉट यानी कि पावर ऑफ द बल्ब। वॉट पावर का यूनिट होता है, तो चलिए लिखते हैं पावर का सिंबल है P, P इक्वल टू 100 वॉट। हमें बल्ब की रेकमेंडेड वोल्टेज भी दी हुई है यहां पर 220 वोल्ट्स। तो चलिए उसे लिख लेते हैं, वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स।
और हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हमें फाइंड करना है यहां पर। तो आप क्लियरली पहले डेटा को ऐसे लिख लीजिए। अब आपका दिमाग चलेगा कि पी वी और मुझे आर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं? अगर आपको फॉर्मूलाज ठीक से याद नहीं आ रहे हैं तो पावर के सारे फॉर्मूलाज अपने सामने लिख लीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं, पावर के फॉर्मूलाज क्या हैं? P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब आपको वो फॉर्मूला चुनना है जिसमें ये सारे सिंबल्स मौजूद हों, ये सारे सिंबल्स होने चाहिए उस फॉर्मूला में। तो यहां पर P है, हम P में इंटरेस्टेड हैं, V और R। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? दैट्स राइट, हम लोग यूज करेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि इसमें सारे सिंबल्स हैं, तो इससे हमें आसानी से R निकल आएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब हमें R निकालना है, तो आप R को लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लीजिए। वोल्टेज इज 220, सो 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पावर इज 100 वॉट दिया हुआ है। तो यहां जीरोस कैंसिल हो गए, तो हमारी रेजिस्टेंस हो गई 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 स्क्वायर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिल जाएगी रेजिस्टेंस 484 ओम्स। यहां आप ऐसे कर सकते हैं, 2 and 2 को निकाल लीजिए, तो 11 इंटू 11 121 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 4 484 ओम्स है आपका आंसर। तो याद रखें, अपना सिंबल्स और डेटा क्लियरली लिखें, फॉर्मूलाज लिखें और उसमें से करेक्ट फॉर्मूला को चूज करें, सब्सटीट्यूट करें और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the amount of energy consumed by a 220 volt 60 watt bulb if it is switched on for 2 minutes? यानी कि अगर आप एक 220 वोल्ट 60 वॉट बल्ब को 2 मिनट तक ऑन रखते हैं तो वो बल्ब कितनी एनर्जी यूज करता है। फिर से आप जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा दी हुई है उसे क्लियरली लिखते हैं और फिजिक्स के स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करें। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर बल्ब की वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट्स, सो वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, पावर है 60 वॉट्स, 60 वॉट्स बल्ब की पावर है और वो बल्ब 2 मिनट तक यूज होता है, यानी कि टाइम इज 2 मिनट्स। और हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो अब ध्यान से देखें आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहां यूज करेंगे? एनर्जी और ये पावर वोल्टेज टाइम का क्या कनेक्शन है? तो हम जानते हैं कि पावर इज वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। पावर इज एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाती है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेरी गुड, तो ये वाला फॉर्मूला यहां यूज करें, दैट एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो चलिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पावर हमारी दी हुई है 60 वॉट, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें आपकी एनर्जी कितनी बन जाती है? 120 जूल्स। तो क्या ये सही आंसर है? SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यहां पे SI यूनिट ऑफ पावर वॉट है, लेकिन क्या SI यूनिट ऑफ टाइम मिनट्स है? जी नहीं, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें। फिजिक्स में हमेशा ये होता है, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन यूनिट्स में गड़बड़ हो जाती है, या कैलकुलेशन में, या आप रॉन्ग फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखें। तो यहां पर आपको मिनट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो टाइम शुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, 120 सेकेंड्स। तो आपको एकदम 2 मिनट्स नहीं सब्सटीट्यूट करना है, यहां पे सिर्फ SI यूनिट्स को यूज करना है। तो यहां हो जाएगा आपका 120 सेकेंड्स। तो 60 टाइम्स 120 क्या है आंसर? 7200 जूल। और आप जूल लिखें क्योंकि जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्टेज का क्या फायदा, हमें तो वोल्टेज भी दी हुई थी पर वोल्टेज यूज नहीं हुई।
ज़रूरी नहीं है आपको सब चीज़ें यूज़ करनी है, वो शायद आपको थोड़े कंफ्यूज करने की दी हुई है, क्योंकि जब रेटिंग लिखी जाती है आप रिकमेंडेड वोल्टेज और पावर लिखते हैं, हम पावर रेटिंग इसे कहते हैं, जहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं, पर यहाँ पर सिर्फ पावर का इस्तेमाल किया गया, हमने खाली पावर को यूज़ किया और टाइम को, तो वोल्टेज जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, चिंता ना करें, उसे यूज़ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और ये है हमारा फाइनल आंसर 7200 जूल्स। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल बल्ब्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन विच केस विल द बल्ब्स ग्लो ब्राइटर? क्या सीरीज में ब्राइटली ग्लो करेंगे या पैरेलल, या दोनों सेम होंगे? और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं और आप इसे खुद ट्राई करें और प्लीज आंसर अपना कमेंट्स में जरूर डालें। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे? यहां पर दो बल्ब्स दिए हुए हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो बल्ब यानी कि हम उसे रेजिस्टर से डिनोट कर सकते हैं। पहली बार दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट किए गए और फिर दोनों बल्ब पैरेलल में। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं ताकि आप इसे इजीली विजुलाइज कर सकें। तो कैसे हो जाएगा हमारा डायग्राम? तो सपोज ये हमारी सप्लाई है वोल्टेज, और फर्स्ट केस में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सेकंड केस में दोनों बल्ब्स पैरेलल में। दोनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए मैं आर से मार्क कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन और ये है आपका पैरेलल कनेक्शन। अब आपको फाइंड करना है कि कौन से केस में बल्ब्स ज्यादा रोशनी देंगे, ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे। तो ये आपको फाइंड आउट करना है और आप अपना आंसर जरूर कमेंट्स में डालें। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और आसान लगेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर यूज़ करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर हिट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इससे हमें हमारे चैनल को हेल्प मिलती है और हमें इंकरेजमेंट मिलती है आपके लिए और साइंस मैथ्स वीडियोज़ बनाने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी वेबसाइट manochaacademy.com को ज़रूर चेक करिए। यहाँ हमारे कोर्सेज हैं ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स फॉर CBSE क्लास 8, 9 एंड 10। हमारे ICSE के भी कोर्सेज हैं फॉर क्लासेस 8, 9 एंड 10, और IGCSE इंटरनेशनल बोर्ड के लिए हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोर्स है। और अगर आप कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहते हैं, वी हैव पाइथन एंड जावा कोडिंग कोर्सेज। तो आप हमारे वेबसाइट manochaacademy.com और हमारे एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर चेक करिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड प्लीज़ शेयर आवर वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है मनोचा अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।